तो आप वृत्त को भी पहचानते हैं। आप बता सकते हैं वृत्त क्या होता है? तो यहां देखिए कुछ वृत्त। तो अब बताइए कि हम एक वृत्त कैसे बना सकते हैं, किन किन तरीकों से। एक तरीका तो यही है, एक प्रकार लीजिए, उसमें एक पेंसिल लगाइए। ध्यान रखना है कि पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और फिर इसे यूं खोलकर एक वृत्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा और किन किन तरीकों से वृत्त बनाया जा सकता है? हम किसी कड़े या चूड़ियों की मदद से, या एक प्लेट या थाली की सभी ओर पेंसिल से लकीर खींचकर, या फिर किसी बोतल के ढक्कन से छोटा सा वृत्त बना सकते हैं। और किसी पहिए का प्रयोग करें तो एक बड़ा सा वृत्त बन सकता है। तो अब बताइए कि प्रकार से बने वृत्त और किसी और तरीके से बने वृत्त में क्या फर्क होगा? दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर होगा? बहुत आसान है। जो प्रकार से बना वृत्त है उसका केंद्र हमें पता होगा, क्योंकि जिस बिंदु पर हमने इस नोक को रखा वही उसका केंद्र है। और जो वृत्त किसी और चीज की मदद से बनाए गए हैं उनका केंद्र हमें नहीं पता होगा। तो ये केंद्र क्या चीज है? आइए देखें। तो यहां देखिए एक वृत्त, और ये बिंदु, ये है इसका केंद्र। केंद्र क्या है? तो पहले बताइए कि वृत्त क्या है। क्या आप वृत्त को परिभाषित कर सकते हैं? ये इसका केंद्र है। यदि मैं इस केंद्र से इस वृत्त तक एक रेखा खींचूं, मान लीजिए यह बिंदु A है, तो OA, इस रेखा को हम इस केंद्र की त्रिज्या कहेंगे। ऐसी ही त्रिज्या यदि मैं यहां भी बनाऊं, और यहां भी, और यहां भी, केंद्र पर कहीं भी, तो क्या आप जानते हैं इन सभी त्रिज्याओं की लंबाई कितनी होगी? इन सभी की लंबाई OA के बराबर ही होगी। मान लीजिए यह है बिंदु B, C, D और E। तो OA बराबर है OB बराबर है OC, OD और इसी प्रकार से OE। इन सभी रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। ये है इसकी त्रिज्याएं। मान लीजिए OA की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो क्या आप एक ऐसी रेखा बना सकते हैं जो केंद्र से शुरू होकर वृत्त तक पहुंचे, लेकिन उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर ना हो? या तो 3 सेंटीमीटर से कुछ कम हो या फिर 3 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा हो। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ऐसी रेखा नहीं बना पाएंगे जो केंद्र से जाकर वृत्त तक पहुंचे, ऐसे वृत्त तक जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसी रेखा नहीं बना पाएंगे जो 3 सेंटीमीटर से कुछ छोटी हो या फिर कुछ बड़ी हो। या फिर आप ऐसी कोशिश कीजिए कि केंद्र से शुरू होकर एक ऐसी रेखा बनाएं जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो, किंतु वो वृत्त तक ना पहुंचे, यहां बीच में रुक जाए या फिर इससे कहीं आगे चली जाए। क्या आप ऐसी एक रेखा बना पाएंगे? नहीं, 3 सेंटीमीटर की ऐसी रेखा बनाना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक वृत्त क्या चीज है? केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी वाले सभी बिंदुओं को यदि एक वक्र से यूं मिला दिया जाए तो वही एक वृत्त बन जाता है। केंद्र से समान दूरी पर आने वाले सभी बिंदुओं को मिलाने से ही हमें वृत्त प्राप्त होता है। तो इससे हमें वृत्त की परिभाषा प्राप्त हुई, जो कि है कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। और यह स्थिर बिंदु कौन सा है? यह स्थिर बिंदु है उसका केंद्र। और वह स्थिर दूरी कितनी है? वह स्थिर दूरी है इसकी त्रिज्या, जो कि इस वृत्त में 3 सेंटीमीटर है। तो आइए इस वृत्त की एक और त्रिज्या बनाकर देखें। इस केंद्र से वृत्त तक यह बन गई एक त्रिज्या। मान लीजिए इसका नाम है OA। अब यदि मैं इसी रेखा को O से और आगे बढ़ा दूं, तो ये आगे जाकर वृत्त को फिर कहीं काटेगी। मान लीजिए बिंदु B, तो AB रेखाखंड वह होगा इसका व्यास। OA त्रिज्या, मान लीजिए इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि AB की लंबाई कितनी होगी? AB होगी इससे दुगनी, क्योंकि एक त्रिज्या OA और दूसरी त्रिज्या OB। इन दोनों को मिला देंगे तो बन गया हमारा व्यास। तो AB बराबर होगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम जानते हैं वृत्त से जुड़ी हुई कुछ और मजेदार बातें। यहाँ देखिए, यहाँ वृत्त के आसपास बहुत से बिंदु लगे हैं। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा बिंदु वृत्त के अभ्यंतर में है, कौन सा बिंदु वृत्त के ऊपर है और कौन सा उसके बहिर्भाग में है। अभ्यंतर का अर्थ है वृत्त के अंदर का पूरा क्षेत्र, और वृत्त यानी इस रेखा,
इस पूरे वृत्त के ऊपर आने वाले बिंदु वृत्त पर कहलाएंगे और इस पूरे क्षेत्र से बाहर के बिंदु इसके बहिर्भाग में कहलाएंगे। तो अब बताइए कि क्या बिंदु C वृत्त के अभ्यंतर में है? बिल्कुल है, यह इस वृत्त के बीच में है। क्या बिंदु D भी इसके अभ्यंतर में है? नहीं, वह इससे बाहर है। और बिंदु E वह वृत्त के ऊपर है, यहाँ। तो क्या आप वृत्त के अभ्यंतर में आने वाले सभी बिंदुओं का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, ये होगा बिंदु C, बिंदु H, G और यहाँ O भी, जो कि इसका केंद्र है। तो ये चारों बिंदु इस वृत्त के अभ्यंतर में हैं। अब बताइए, क्या बिंदु D वृत्त के ऊपर है? नहीं, वह वृत्त से बाहर है। क्या बिंदु F वृत्त के ऊपर है? बिल्कुल, यह वृत्त के ऊपर है। और क्या बिंदु C वृत्त के ऊपर है? नहीं, हमने अभी जाना कि यह वृत्त के अभ्यंतर में है। तो वृत्त के ऊपर आने वाले सभी बिंदुओं के नाम बताइए। यदि यहां से शुरू करें तो B, F, J, A और यहाँ E, ये सभी बिंदु इस वृत्त के ऊपर हैं। तो अब बताइए उन बिंदुओं का नाम जो इस वृत्त से बाहर हैं, यानी इसके बहिर्भाग में हैं, बाहरी हिस्से में। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यह बिंदु K, यह D और यह I, ये तीनों बिंदु इस वृत्त के बहिर्भाग में हैं। अभ्यंतर, वृत्त के ऊपर और वृत्त का बहिर्भाग, इनके अलावा एक और भी चीज जानने वाली है। ये जो वृत्त है, यह पूरा वृत्त और इसका अभ्यंतर, ये मिलाकर वृत्त क्षेत्र बनाते हैं। वृत्त क्षेत्र का अर्थ क्या है? आपने पढ़ा है क्षेत्रफल। तो वृत्त क्षेत्र वह स्थान है जो कि एक वृत्त द्वारा ढकी गई है। आइए इसे अच्छे से समझें। तो यहां देखिए, यहां है एक घोड़ा, इसे खूंटे से बांधा गया है, किंतु ये खूंटे से बंधा रहना नहीं चाहता, ये यहां से जाना चाहता है। इसलिए इसने खूंटे से जितनी दूर जा सकता था उतनी दूर जाने की कोशिश की। और आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि ऐसा करने से क्या हुआ। इसने इस खूंटे के सभी तरफ चक्कर लगा लगाकर जमीन पर एक वृत्त बना दिया है। ध्यान से देखिए, इसके चलने से जमीन पर एक वृत्त की आकृति बन गई है। अब वह स्थान जहां तक ये घोड़ा पहुंच सकता है, यानी उस वृत्त के ऊपर यह चक्कर लगा सकता है। क्या यह उस वृत्त से बाहर भी जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि रस्सी की लंबाई उतनी ही है। क्या यह वृत्त के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो जिस स्थान पर यह घोड़ा जा सकता है वह इस वृत्त का वृत्त क्षेत्र है और उसके बाहर का हिस्सा उसका बहिर्भाग है। तो अब वापस इसी वृत्त को देखकर बताइए कि कौन से बिंदु हैं जो वृत्त क्षेत्र में हैं। जो बिंदु इस वृत्त के ऊपर हैं वे भी वृत्त क्षेत्र में हैं और जो उसके अंदर हैं वे भी वृत्त क्षेत्र में हैं। तो बताइए, यानी बिंदु B, F, J, A, E और C, H, O, G, ये सभी के सभी बिंदु वृत्त क्षेत्र में हैं।